This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी आज हम शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी से जो शेयर मिलता है और एओपी की टैक्सेशन के ऊपर बात करने लगे हैं। देखें, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि पर्सन से क्या मुराद है। मैं अपनी बात को वहीं से स्टार्ट करने लगा। हमने पढ़ा पर्सन मीन इंडिविजुअल एओपी कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है जी, ये हमने बात की थी। इंडिविजुअल की हमने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली। हमने इसके सैलरी के क्वेश्चन भी कर लिए, बिजनेस के क्वेश्चन भी कर लिए, सैलरी और बिजनेस के क्वेश्चन भी कर लिए। अब बात आती है एओपी की कि एओपी की टैक्सेशन कैसे होगी, राइट। अब एओपी है क्या? ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है कि जिसके अंदर कुछ एक से ज्यादा लोग पार्टनर हैं उसके। ठीक है, ये हो सकता है कि इनके अंदर एग्रीमेंट हो और या एग्रीमेंट ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर के ऊपर एक बाप था, वो कारोबार कर रहा था, उसकी डेथ हो गई और उसके 3 बेटे थे या 4 बेटे थे, एक्स वाई जी और के। उन तीनों ने बिजनेस को संभाल लिया और अब कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं है, राइट। तो इसको हम कहते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसको कहते हैं। हिंदू नहीं है ये लोग, मतलब काफर नहीं है, हिंदुस्तान को वैसे कहते हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये, इसको भी हम एओपी ही मानेंगे। अंडरस्टैंड? अनलेस के मिस्टर वाई अपना अलग बिजनेस स्टार्ट कर दे, जी अलग स्टार्ट कर दे, के और एक्स जो है ये अलग अलग बिजनेस को स्टार्ट कर दें, इसको हम एओपी समझेंगे। अब एओपी की टैक्सेशन क्या होगी? देखें, हमारे नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। Step number 2, taxable income. Step number 3, taxation. Number 4, 5 इसमें हम ऐड करते हैं टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और फिर इसमें से 6 में से लेस करते हैं विद होल्डिंग टैक्स। ये हमारे स्टेप्स होते हैं। यही सेम याद रखें स्टेप्स एओपी के लिए भी हैं, लेकिन फर्क कहाँ आएगा? देखिएगा, टोटल इनकम क्या चीज है? टोटल इनकम हम कहते हैं जी इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जाहिर बात है जब हम एओपी की बात करेंगे तो एओपी के लिए कहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, क्योंकि एओपी की सैलरी होती नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस इनकम की, इसकी भी बिजनेस इनकम होती है जैसे इंडिविजुअल करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर एक बंदा काम कारोबार कर ले या एक से ज्यादा मिलकर कारोबार कर ले, बिजनेस में कोई इशू नहीं है। मासवाए कि बिजनेस में हमने एक सेक्शन में सेक्शन 21 में पढ़ा था कि अगर एक एओपी अपने मेंबर्स को पेमेंट करे, उसकी रेम्युनरेशन के अगेंस्ट, उसके कैपिटल के अगेंस्ट उसको कोई रेम्युनरेट करे, उसको कोई इंटरेस्ट दे, ठीक है ना, इस तरह की चीजें, तो ये उसको डिसअलाउ होगी बस। और इसके अलावा इसमें कोई और चीज बिजनेस के अंदर कोई खास मौजूद नहीं है। फिर आ जाएगा इसमें स्पेकुलेटिव इनकम, वो इसकी भी होगी जैसे इंडिविजुअल की होती है स्पेकुलेशन इनकम। फिर इसमें कैपिटल गेन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इंडिविजुअल का है, वही तमाम रूल्स कैपिटल गेन के लिए अप्लाई होंगे जैसे सेक्शन 37 है, प्राइवेट कंपनी के शेयर। उसके बाद हमारे पास आ गई ज्वेलरी, मेडेलियंस, कॉइन्स, इसी तरह सिक्योरिटीज आ गई सेक्शन 37A। बिल्कुल वही रूल है जो इंडिविजुअल के हैं, कोई फर्क नहीं है। इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई, वो सेम रूल जो इंडिविजुअल के हैं इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो एफटीआर की आइटम्स हैं सेपरेट ब्लॉक की, उसमें क्या हमारे पास है? डिविडेंड है हमारे पास, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट है, लॉटरी है,
हमारे ऊपर प्राइस बॉन्ड है, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही होंगी, कोई इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम किस पे पहुंच जाएंगे, टोटल इनकम के ऊपर। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो सेपरेट ब्लॉक की आइटम है, एओपी के लिए भी सेपरेट ब्लॉक की आइटम है, जो इधर सेपरेट ब्लॉक की है इसके लिए भी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके जो रूल्स हैं वो भी सेपरेट ब्लॉक की आइटम है, एओपी के लिए भी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो दो डिफरेंस अभी मैंने आपको बताए कि एक तो एओपी में सैलरी नहीं होगी यहाँ पे, और दूसरा बिजनेस में सिर्फ एक चीज आपको मिलेगी कि अगर कोई फर्म अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट दे, कोई उसको रेमुनरेट करे उसको, ठीक है, सैलरी वगैरह दे, तो उसको अलाउ, कमीशन वगैरह अलाउ नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। इसको भी ज़कात, डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ है। अब प्रॉफिट ऑन डेट इसको नहीं मिलता क्योंकि इसका घर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते। बाकी यहाँ से आप सेपरेट ब्लॉक को लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम तक आ जाएंगे। इसकी जो टैक्सेशन होगी, इसके ऊपर हमेशा नॉन सैलरीड के रेट अप्लाई होंगे, लेकिन एग्जाम में यहाँ लिखेंगे हम एओपी। इसकी टैक्सेशन होगी, टैक्सेशन के बाद जो इसकी टैक्सेबल इनकम है, यहाँ फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं होगा, फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं होगा, ये बात याद रखें, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, तो ये चीज निकल गई। बाकी क्या बचेगा इसमें, हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट होगा इसमें। उसके बाद आएगी डोनेशन, बिल्कुल डोनेशन पे इसको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर आएगी, उस पे क्रेडिट मिलेगा इसको, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पे वो इंडिविजुअल के लिए होती है, वो नहीं मिलेगा इसे। उसके बाद यहाँ कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड नहीं होगा इसके अंदर, राइट। तो नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पर एग्जाम में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ क्रेडिट्स कम बचेंगे। नॉर्मली एग्जाम में आपको जो क्रेडिट्स मिलेंगे इसके अंदर ये दो वाले, फॉरेन टैक्स क्रेडिट और डोनेशन मिलेंगे, तो इंडिविजुअल से जरा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप इसमें करेंगे ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, डिविडेंड वगैरह की सारी आइटम्स ऐड करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी तक, और यहां से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे तो टैक्स, यानी इसमें और इंडिविजुअल में कोई खास फर्क नहीं है, मास वाई दो डिफरेंसेस मैंने आपको एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बता दिया कि ये चेंज आएगी। अच्छा, ये तो होगी एओपी की टैक्सेशन। अब आते हैं कि ये जो मेंबर हैं एओपी के, इनके साथ क्या होगा, ये बात अब इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है। तो एग्जाम में जो हमें नॉर्मल क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन के अंदर वो एओपी की टैक्सेशन भी पूछता है और मेंबर्स की टैक्सेशन भी पूछता है। अब सुनिएगा, अब जाहिर बात है, लेट्स सपोज कि हम अज्यूम करें कि इसमें ए जो था वो 20% का पार्टनर था, बी जो था ये 20% का पार्टनर था, और सी जो था ये 60% का पार्टनर था। ये रेशो आपको एग्जाम में गिवन होगी। इस क्वेश्चन का आपको एग्जाम में पता ऐसे चलेगा कि इसमें आपको मेंबर्स की डिटेल गिवन होगी, यानी ये पॉसिबल है कि लिखा हो नूर एंटरप्राइजेस, और ये अगर इसके मेंबर्स की हमें डिटेल गिवन नहीं तो हम इसको इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे। और अगर एग्जाम में लिखा हो नूर एंटरप्राइजेस और आगे इसके मेंबर्स की डिटेल गिवन हो, पार्टनर्स की डिटेल गिवन हो, तो फिर ये हमारे लिए एओपी बनेगी। तो इससे पता चला कि नाम से हमें नहीं पता चलेगा, जो नेम है वो हमें ये डिसाइड नहीं करवाएगा, बल्कि उसकी डिटेल से पता चलेगा कि ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है या एओपी का क्वेश्चन है। तो आपने एग्जाम में अगर इस तरह की डिटेल हो तो आपने पहले रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि रिक्वायरमेंट के अंदर उसने सिर्फ एओपी की टैक्सेशन मांगी है या उसके मेंबर्स की टैक्सेशन भी मांगी है। अगर मेंबर्स की टैक्सेशन मांगी होगी तो मेंबर्स की डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा, एओपी की डिटेल भी प्रोवाइड करेगा। अब सुनिएगा, हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि लेट्स सपोज कि एओपी की जो टैक्सेबल इनकम है वो 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब ये टैक्सेबल इनकम जो है, चूंकि एओपी टैक्स दे चुकी हुई है इसके ऊपर, लिहाजा ये क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब दोबारा मेंबर्स को इसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता। दोबारा सुन लें, एओपी अपनी इनकम पे खुद टैक्स पे करेगी और दोबारा मेंबर उसके ऊपर टैक्स नहीं देते, दोबारा मेंबर उसके ऊपर टैक्स नहीं देते। लेकिन लॉ ने एक काम किया
उसने कहा कि अगर किसी मेंबर की, दोबारा सुनिएगा, अगर किसी मेंबर की कोई नॉर्मल इनकम है अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, क्या मैंने कहा कि इफ के साथ, इफ एनी मेंबर हैज अ टैक्सेबल इनकम other than separate block of income, other than ये भी यार स्पेलिंग तो ठीक लिखा करो, सेपरेट block of income, then share from AOP shall be added for rate purposes। ये उसने कहानी सुना दी कि अगर, तो सवाल ये है कि इफ के साथ, मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं कि मिस्टर जो हमारे पास है मिस्टर ए और बी, इन दोनों की ये सिर्फ फर्म के मेंबर हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते, इनकी कोई इनकम नहीं है, तो इन्होंने फर्दर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन मिस्टर सी जो है, ये किसी फर्म के अंदर ये जॉब भी करते हैं, ये सैलरीड पर्सन है, यानी सैलरी की कहीं इनको जॉब भी मिलती है। इसके लिए क्या होगा कि अब इसकी सैलरी में यहां से जो ऐड किया जाएगा, एडिशनल आएगी, इसके अलावा जब मेंबर की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब हम इससे हमें ये पता चला कि एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर इंडिविजुअल अब दो तरह के होंगे, या तो उसकी एओपी से इनकम नहीं होगी, तो उसकी ऑलरेडी हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं, या उसकी किसी एओपी से इनकम होगी। अब हम है कि अगर किसी इंडिविजुअल को एओपी से भी शेयर मिले तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, ये हम पढ़ना है। यहां देखिएगा एक लफ्ज में लिखा शेयर फ्रॉम एओपी, ये वो कैलकुलेशन है जो आपको एग्जाम में अब खुद से करनी, कैलकुलेशन आपको एग्जाम में खुद से करना होगा। इसकी तरफ आते हैं कि शेयर फ्रॉम एओपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। शेयर फ्रॉम एओपी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा नोट कीजिएगा। ये शेयर फ्रॉम एओपी किस तरह से कैलकुलेट होना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा आप क्या करेंगे कि आप एओपी की टैक्सेबल इनकम लिखेंगे, एओपी की टैक्सेबल इनकम जो भी हो, इसमें से इसी फर्म की एओपी की टैक्स लायबिलिटी निकाल दें, टैक्स लायबिलिटी वो माइनस कर दें, तो इसको हम कहेंगे डिविजिबल इनकम, डिविजिबल इनकम, इसको हम डिविजिबल इनकम कहेंगे। स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एओपी की टैक्सेबल इनकम में से एओपी की टैक्स लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आप डिविजिबल इनकम पर आ जाएंगे। अच्छा, एग्जाम में नॉर्मली आपको एग्जामिनर ने क्या किया होगा कि उसने बताया होगा कि उसने ड्यूरिंग द ईयर मेंबर्स को कुछ पेमेंट की हैं जो सेक्शन 21 ने डिसअलाउ की थी। क्या कहा, मेंबर्स को जो पेमेंट की होंगी उसने आपको दी होंगी, उसने बताया होगा कि ड्यूरिंग the year AOP has made some payment to the members Mr. A, Mr. B, Mr. C। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक टेबल बनाना होता है। लेट्स सपोज हमारे हैं मेंबर ए, इसका 20% शेयर है, मेंबर बी इसका भी 20% शेयर है, मेंबर सी इसका 60% शेयर है। ये शेयर आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है 1/5, 1/5 और 3/5, ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। इस रेशो में भी आपको मिल सकता है। अब हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पे की, मिस्टर ए को उसने पे कर दी 100 रुपया, मिस्टर बी को 100 रुपया और मिस्टर सी को 300 रुपया सैलरी पे कर दी, जो कि डिसअलाउ थी एओपी को, ठीक हो गया।
गया, हमने लिख दी। वो कहता है जी इनके टेलीफोन के पर्सनल बिल भी उसने दिए हैं। देखें, एक वो टेलीफोन के बिल जो कंपनी के लिए यूज हो रहा है उसकी नहीं बात कर रहा, जो इन्होंने मिस्टर ए के टेलीफोन के बिल्स दिए, इसका 10 रुपए का था, इसका 5 का था, इसका 30 का था, वो भी आपने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद कोई और भी एक्सपेंस हो सकता है, होटल बिल्स हो सकते हैं। अब वो आपको एक चीज बताएगा, आपने जो इधर अमाउंट कैलकुलेट की होगी ना, देखिएगा यहाँ आपने टोटल का कॉलम बना लेना है एक, तो 100, 100 और 300 कितना हो गया 500, तो 10, 5 और 30, 45। यहाँ ये जो ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कैलकुलेट की है ना, वो यहाँ लिख लेनी है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। लेट्स सपोज कि वो आपकी है 1000, ठीक है। अब देखिएगा इस 1000 में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आई कहां से आई, ये देखिएगा यहां से एओपी की टैक्सेबल इनकम, इसमें से एओपी की टैक्स लायबिलिटी माइनस कर दी। तो लेट्स सपोज कि हमारा यहाँ पर 1000 पड़ा हुआ है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारे पास 5000 था और 4000 इसकी टैक्स लायबिलिटी थी, अज्यूम कर रहा हूँ, एक्चुअल फिगर नहीं ले रहा। तो ये 1000 आपने यहाँ लिख लिया। अब देखिएगा 1000 में से आप ऑलरेडी जो है ड्यूरिंग द ईयर आप 5045 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस देखिएगा। तो क्या करेंगे हम 1000 माइनस 545, ये जो ड्यूरिंग द पीरियड आप कर चुके हुए हैं, इसका डिफरेंस ले लेंगे आप, माइनस 545, तो ये आ गया हमारे पास 455। यानी ये वो अमाउंट है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहां लिख देंगे आप एग्जाम में बैलेंस। अब देखिएगा इसका कैसे करना है, इसका 20% शेयर था ना, इसका भी 20% और इसका 60%। तो 455 का 20% इधर लिखेंगे आप, 455 का 20% इधर लिखेंगे आप, और 455 का 60% इधर लिखते हैं। चले चलते हैं पॉइंट 2, तो ये हो गया जी 91, इसको शेयर मिल गया, 91 इसको मिल गया, ठीक है। और बैलेंस तो 273 इसको मिल गया। अगर आप तीनों को ऐड करें तो दोबारा यही आंसर आना चाहिए, 91 प्लस 91 प्लस 273, 455। देखिएगा ये अमाउंट आ गई। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट थी हमने क्या कर दी, इनको ऐड इनमें डिवाइड कर दी। अब आपने इसका टोटल करना है, इनका एग्जाम में टोटल करना है इन सब का, ये वाला। चले टोटल करते हैं, 110 प्लस 91, तो इसका आ गया 201। आगे चलते हैं 105 प्लस 91, इसका टोटल आ गया 196। 330 प्लस 273, ये मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, 273 प्लस 330 तो 603। इस अमाउंट को हम कहेंगे शेयर फ्रॉम एओपी, ठीक है जी। तो शेयर फ्रॉम एओपी के क्या आ गए, दो स्टेप्स आ गए। स्टेप नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ डिविजिबल इनकम, और फिर उस डिविजिबल इनकम को क्या करना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब एक स्टूडेंट ये सवाल करता है कि सर अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी ना हो, अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी ना हो तो फिर क्या करेंगे। तो फिर सवाल आसान हो गया। फिर कैसे आसान हो गया, ये देखिएगा, ए, बी और सी 20%, 20% एंड 60%। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट कितनी है हमारी 1000, तो 1000 का 20% 200, 200 एंड 600, तो फिर ये शेयर इनको मिल जाएगा। फिर आसान हो गया, क्वेश्चन फिर सीधा हो गया ना। यानी अब सारी की सारी अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है वो एडजस्ट नहीं होगी, इनमें चली जाएगी। तो यही पॉसिबल वेज हैं एग्जाम में आए हुए हैं। अब जरा देखिएगा, हमने कहा अभी अज्यूम किया कि मिस्टर ए की इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है,
तो ये एग्जेम्प्ट। अब मिस्टर ए ने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, मिस्टर बी की भी इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, इसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट, ठीक है। मिस्टर सी की ये इनकम एग्जेम्प्ट तो है, लेकिन ये इनकम में ऐड होगी। मैंने क्या कहा, ये है तो एग्जेम्प्ट, लेकिन ये इनकम में ऐड होगी। कैसे ऐड होगी, अब उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर अगर किसी फर्म की टैक्सेबल इनकम तो है लेकिन वो सेपरेट ब्लॉक में है, सेपरेट, उसका क्या करेंगे? तो आंसर कि उसको यहां पर नहीं लेकर आना। सेपरेट एओपी की सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। एओपी की सेपरेट ब्लॉक की इनकम को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ना यहाँ इनकम लेकर आनी है और ना ही उसका टैक्स लेकर आना है। यहाँ एनटीआर की इनकम जो नॉर्मल है और उसी का ही टैक्स लेकर आना है। तो स्टेप नंबर 1 डिविजिबल इनकम, स्टेप नंबर 2 शेयर फ्रॉम एओपी। मैंने आपको बता दिया, बाकी जो चीजें हैं वो भी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। अब आते हैं मेंबर्स के ऊपर। चलें अब चलते हैं मिस्टर ए की तरफ, मिस्टर सी की तरफ। लेट्स सपोज कि मिस्टर सी की सैलरी है 500, मिस्टर सी की बिजनेस इनकम है, एग्जाम में गिवन होगी, वो है 1000, ठीक है। और मिस्टर बी की सी की टोटल इनकम हो गई 1500। आप उसने ज़कात पे की है मिस्टर जी ने। आप नॉर्मल आप मिस्टर सी की कैलकुलेशन करेंगे, कोई तरीके का डिफरेंट नहीं होगा, हर तरीका वही होगा। इसने ज़कात पे कर दी है यहाँ पर 100 की, तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 1400। यहाँ पहुंच गए। जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को भी माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। क्या करेंगे? ऐड शेयर फ्रॉम एओ। मैंने कहा कि यहाँ तक क्वेश्चन आपका बिल्कुल नॉर्मल होगा, जैसे आप इंडिविजुअल का क्वेश्चन करते हैं, कोई चेंज नहीं करनी। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, यहाँ तक आपने नॉर्मल पहुंचना है। इसमें करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी, वो जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया था 603, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास ये आ गया 2003। इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। क्या कहेंगे? टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अब देखिएगा इसकी टैक्सेशन कैसे होनी है। पहला सवाल तो ये आप करेंगे कि सर मुझे अब इंडिविजुअल लिखूंगा तो सैलरीड और नॉन सैलरीड कैसे लिखूंगा? इंडिविजुअल के आगे मैंने लिखना है सैलरीड या नॉन सैलरीड, कैसे लिखूंगा? अब मेरे पास दो इनकम आ गई। एक इनकम मेरे पास ये वाली है जो एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी है, और एक मेरे पास इनकम है ये वाली जो इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी है। अब मैं सैलरी को किस पे डिवाइड करूं? ये सवाल बनता है ना, मैं सैलरी को सर किस पे डिवाइड करूं? क्या 500 को मैं इस पे डिवाइड करूं या 2000 पे डिवाइड करूं? द आंसर इज नॉर्मल, उसी तरह जिस तरह आप पहले करते थे। अब शेयर फ्रॉम एओपी को आपने यहाँ कंसिडर नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटा ये इनकम उसकी एग्जेम्प्ट है ये, इसलिए आपने इसको कंसिडर नहीं करना। आपने सैलरी को इसी पे ही डिवाइड करना है। तो करते हैं डिवाइड, 500 डिवाइडेड बाय 1400। फिर कह रहे हैं आवाज का इशू आ रहा है। अब तो जोंग वालों ने कहा है कि जी अब आपको नेट ठीक जा रहा है। तो ये कोई आंसर इशू आ नहीं सर, गया सही है। 35%। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये साहब क्या है? नॉन सैलरीड है। अब नॉन, लेकिन नॉन सैलरी के रेट इस पे लगने हैं। स्टेप बड़े ध्यान से और तवज्जो से करना है, बड़ी तवज्जो से आपने। मैंने कहा कि इसमें एक नया स्टेप आ जाएगा, जब एओपी आएगा तो ये वाली इनकम उसमें ऐड हो जाएगी। ये इनकम इसमें क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो फिर आपकी ये नई इनकम आएगी। अब आपने क्या करना है? अब आपने नॉन सैलरी के रेट क्या करना है? इसके ऊपर अप्लाई करने। लेट्स सपोज कि आप लिखते हैं 2003 है। 2003 को हम समझते हैं कि ये 2003 यानी ये अमाउंट है
20,03,000 रुपया। इसके हम टैक्स में आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि अगर हम इसके टैक्स रेट देखेंगे तो क्या आएगा नॉन सैलरी के रेट्स से। ये 20 लाख के ऊपर क्या रेट्स आएगा 70,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख रुपए। ठीक है, चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। ठीक है, ये हम लिखेंगे 70,000 प्लस 15%। तो ए भी यार तुम्हें 5 भी नहीं लिखना आता, इंटू 2003 माइनस 12 इंटू 0.1 प्लस 70,000। तो ये हमारा टैक्स आ गया 190,450। अब आपने याद रखना है कि बेटा ये वाली जो अमाउंट है ये टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स है वो इस अमाउंट के ऊपर है और ये तो इसमें तो एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल है। अंडरस्टैंड? हमें तो टैक्स चाहिए था बिफोर वाली के ऊपर। देखें तो हमने टैक्स में अमाउंट के अंदर एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल थी। की बात याद रखें कि जब शेयर फ्रॉम एओपी होगा तो ये आपका टैक्स नहीं होगा, ये एक एडिशनल कैलकुलेशन होगी। आपका टैक्स कैसे होगा कि आपने इस टैक्स को इस पे डिवाइड करना है। क्या करना है इसको, यानी टैक्स आप लिखेंगे एग्जाम में टैक्स 190,450 डिवाइडेड बाय 2,003,000 मल्टीप्लाइड। अब इसके साथ आपने यहाँ टैक्सेबल इनकम, जो असल टैक्सेबल इनकम थी, ये येलो कलर में जो है ये लिखी है 1.4 मिलियन। तो ये आपका टैक्स है जहां से अब आपका नॉर्मल क्वेश्चन अब चलेगा। तो 1 दिस डिवाइडेड बाय 203 मल्टीप्लाइड बाय 1400 1.4 मिलियन 133,115। जी कोई सवाल हो यहां तक मेरे से पूछ लें। अभी इनकम वो शादी में टैक्स लगा था जो आपने किया अभी। मैंने दो काम किए इसमें, एक स्टेप ये ऐड हुआ शेयर फ्रॉम एओपी वाला, और दूसरा ये हुआ कि अब मेरा क्वेश्चन जो असल टैक्स आया वो ऐसे आया। ये मेरे नॉन सैलरी वाले रेट्स जो है वो यहाँ लग गए, सैलरीड वाले होंगे तो सैलरीड वाले लगा देंगे। अब आप कहेंगे कि सर हमने टैक्स तो कैलकुलेट किया है 1.4 मिलियन पे, तो क्या फर्क पड़ा अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन में टैक्स ही 1.4 मिलियन पे ले लेते हैं, तो क्या क़यामत आ जाती। यानी इसको जब एग्जेम्प्ट इनकम को इसमें 603 को ऐड करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, जब दोबारा टैक्स ले लिया, सुनिएगा यहाँ इनकम आ गई हमारी 2,003,000। इस पे जो एवरेज टैक्स मेरे पास आया वो आया है 1,33,115। ये एग्जाम में नहीं आएगा, समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आप 1.4 मिलियन पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 70,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट 1.4 मिलियन माइनस 1.2 मिलियन। तो ये आपका बनेगा मेरा ख्याल है 100,000। ठीक है, यानी 200,000 इंटू 0.15 प्लस तो 100,000 बनेगा। तो इस इनकम के ऐड होने के, देखें टैक्सेबल तो यही हुई अभी भी, मेरी टैक्सेबल इनकम तो अभी भी यही है, लेकिन फर्क मुझे ये मुसीबत पड़ी है कि ये मेरा टैक्स जो 33,015 है वो इसकी वजह से ऐड हो गया हुआ है। राइट, बहरहाल अगर ये लॉजिक नहीं भी समझ आई तो छोड़ दें इसे। असल बात समझाने का मकसद ये है कि जब एओपी का क्वेश्चन आया तो आपके लिए दो काम पड़ेंगे। आप शेयर फ्रॉम एओपी को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे ये वाला। इसके बाद आपका नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, फुल टाइम टीचर अलाउंस, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ठीक है जी, डोनेशन,
इन्वेस्टमेंट इन शेयर, बाकी वही ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, बाकी सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा जी। सर ये भी आपने कहा था कि जो शेयर फ्रॉम एओपी है ये एग्जाम्प्ट है, तो हम इसको फिर ऐड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने ये आपको यही तो लॉजिक बताई है कि आपकी अगर हम इसको एग्जाम्प्ट देखें, जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो बेटा वो अभी भी इसी अमाउंट पे ही हुआ है, टैक्स अभी भी इसी अमाउंट पे ही हुआ है कैलकुलेट, लेकिन अब इसको नॉर्मल टैक्स नहीं लगा बल्कि एवरेज टैक्स लग रहा है इसका, ये देखिएगा राइट। अब इस अमाउंट का एवरेज टैक्स इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो लॉ ने दिया हुआ है, अगर हम सिर्फ 14 लाख पे टैक्स डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो वो ये आता है, इसको ऐड करके इसका एवरेज टैक्स लेके अप्लाई करें तो फिर ये आता है। यानी असल में ये टैक्स भी जो है ना वो 1.4 मिलियन के ऊपर ही है, लेकिन ये एवरेज हुआ हुआ इसका, इसमें ये अमाउंट का एवरेज करके हमने टैक्स लगाया हुआ है, इस वजह से इसको फर्क पड़ रहा है। तो सर यहाँ पे फुल टाइम टीचर चलिए अलाउंस दोबारा जरा हम समराइज करें। फुल टाइम टीचर लॉस वो ही होगा सैलरी के ऊपर ही, यानी आप करेंगे 25% ऑफ द टैक्स ऑन द सैलरी, वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, उसमें शेयर एओपी का कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद जो आंसर आएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट का भी वही तरीकेकार है, बाकी अब क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। सिर्फ आपको फर्क जो आना है वो ये है कि शेयर फ्रॉम एओपी को आपने पहले इनकम को ऐड करना है और यहाँ वर्किंग फिर आपकी इस तरह से होगी, ये बात आपने सीखनी। तो सर जब हम वो टैक्सेबल इनकम का 30% लेते हैं तो अब वो किस पे लेंगे 30% जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करते हैं पब्लिक कंपनी के लिए? हाँ ये आपने सवाल पूछा है कि सर जब हम लेंगे यहाँ पर हम करेंगे टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। देखिए ये जो आपने सवाल किया है ना ये पेपर में कभी आया नहीं है, दोबारा सुन लें, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना ये आज तक पेपर में कभी आया नहीं है कि उसने आपको एओपी के साथ टैक्स क्रेडिट भी दिए हों, आज तक ऐसे नहीं हुआ, अंडरस्टैंड। तो आप इस पॉइंट को भी लिंगर ऑन कर लें, कंफ्यूजन होगी। पहले आप यही समझें कि आपने जो यहाँ अमाउंट लेनी है वो इस अमाउंट का ही लेनी है, ठीक है ना। बस अभी यही रखें कि जो आप डोनेशन लेंगे वो इसका 30% ही लेंगे, क्योंकि एओपी के लिए भी डोनेशन 30% ही होती है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 20% होती है, उसको अभी ना छेड़ें क्योंकि वो पेपर में कभी आया नहीं है। वो किसी और पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता दूंगा जो आपने सवाल किया वो किसका लेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी क्लियर होगी सर। बात। चलें अब जरा इसको समराइज करें कि हमने क्या किया। हमने कहा कि स्टेप 1 के ऊपर हमें एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन में एओपी की टैक्सेशन करना होती है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमने डिविजिबल इनकम कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 3 शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करना है, इसकी कैलकुलेशन होगी और हम करेंगे। ये एक नॉर्मल एओपी के क्वेश्चन के ये स्टाइल होगा हमारा। डिविजिबल इनकम किसको कहते हैं? एओपी की टैक्सेबल इनकम लेस एओपी की टैक्स लाइबिलिटी, ये उसकी डिविजिबल इनकम होगी। शेयर फ्रॉम एओपी क्या होगा? ये जो डिविजिबल इनकम होगी ये उन पार्टनर्स में डिवाइड कर दी जाएगी। और इंडिविजुअल की टैक्सेशन में क्या होगा कि इस इंडिविजुअल की जो टैक्सेबल इनकम होगी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे शेयर फ्रॉम एओपी, ये जो स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया है, शेयर फ्रॉम एओपी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इसकी टैक्सेशन करेंगे, ठीक है। टैक्सेशन में हमारा अब स्टेप जो है, पहले एक स्टेप आएगा टैक्स आएगा टैक्सेबल इनकम के ऊपर, फिर इसको डिवाइड करेंगे, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी होगा और इसमें भी एओपी होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल इनकम के साथ जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी नहीं होगा, तो ये वाला हमारा टैक्स आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन आगे नॉर्मल स्टार्ट होगा। ये मैंने आपको समरी अभी सारी बताई है जो तकरीबन पिछले 1
में मैंने आपसे बात की। कोई सवाल हो तो पहले पूछ ले मेरे से। एक्सक्यूज मी सर। जी फिदा हुसैन कह रहा है कि जी ये इसमें स्लैब रेट को चेंज होने से यानी स्लैब रेट बढ़ जाता है, उस पर एवरेज ज्यादा आ रही, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। जी एक्सक्यूज मी बेटा सर। पूछें। कल हमारी क्लास होगी सर ये दोबारा 10, कल एओपी के क्वेश्चन करने हैं। सर ये सेपरेट ब्लॉक जी ऑफ जी इनकम का ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है, तो अगर एक जो इंडिविजुअल है उसकी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी तो क्या उसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा, फिर ऐड नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं कहीं नहीं होगी, वो सेपरेट ब्लॉक को सेपरेट ही रखना है। मैंने आपको यहाँ कहीं करते हुए बताया हुआ है कि सेपरेट ब्लॉक यहाँ से पहले माइनस करेंगे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ से आप यहाँ से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को पहले यहाँ से बेटा माइनस करेंगे और यहाँ उसका टैक्स लेके आएंगे, ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। बिल्कुल वैसे ही इसका पूरे सवाल में आपने कोई जो है ना वो जिक्र नहीं करना, सिर्फ सर दो ये जो जगहों पर आपने चेंज आएगी। आपने जो एक लाइन लिखवाई है, इफ एनी मेंबर हैज टैक्सेबल इनकम अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम देन शेयर फ्रॉम एओपी शैल बी एडेड। देखें अगर मेंबर की सिर्फ है ही सेपरेट ब्लॉक की इनकम, तो फिर तो भाई ये एओपी ने आना ही नहीं है ना, फिर तो खत्म होगी ये कहानी। सैलरी इनकम जो है ना वो तो है ना, बिजनेस इनकम भी है, स्पेकुलेटिव भी है, फिर तो ये शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होगा। अगर किसी की सिर्फ डिविडेंड इनकम है तो फिर तो ये ऐड नहीं होगा उसमें। ठीक है चलें, कोई इसका क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हमें पता चले कि इसकी कैलकुलेशन। ये देखिएगा आपकी किताब एग्जाम्पल है 6.1, पेज नंबर मैं आपको बता दूं, पेज नंबर आपकी किताब का कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 6 103 है सर ये है पेज जी नंबर। पेज 104, मेरे पास 104 है जी, मेरे पास 104 है, देख लीजिएगा कि आपके पास शायद 103 हो। एग्जाम्पल है जी 4.1, टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी हमें गिवन है। ये तो हमें जाहिर बात है कि एग्जाम से कैलकुलेट करना होती है, ये गिवन है। तो पहले इसका क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा आपने एग्जाम में उस वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एग्जाम में लिखेंगे 70,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1.2 मिलियन। तो ये आपका जो टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा कितना आएगा 160,000। ठीक है, तो उसमें से आपने क्या करना है, टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी को माइनस करना है। तो कहां तक आ गए, डिविजिबल इनकम पे। ठीक है, तो पहला स्टेप तो क्वेश्चन में गिवन है, स्टेप नंबर 2 पे आप यहाँ आ गए, डिविजिबल इनकम कैलकुलेट कर दी, टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी लेस टैक्स ऑफ एओपी, ये माइनस किया आपने तो आगे डिविजिबल इनकम। ठीक है, मिस्टर ए एंड बी आर दी पार्टनर्स विद इक्वल शेयर्स, यानी 50% ए का है और 50% बी का है। देयरफॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रुपीज 850। कैसे आया, 1640 into 50% for each partner. Mr. A also provided the following information. Mr. A ने और इंफॉर्मेशन बताई है, उसने कहा जी टैक्सेबल अदर सोर्स इनकम 16 लाख रुपया है, टैक्सेबल कैपिटल गेन उसका 12,10,000 रुपया है, ज़कात उसकी 10,000 है, टैक्स टैक्सेस डिडक्टेड और पेड 1 to 5 है। बिल्कुल आपका सवाल नॉर्मल होगा। पहले आ गई आपकी टोटल इनकम, स्टेप नंबर 1 देखिएगा, कुछ नहीं किया, ये टैक्सेबल इनकम आ गई। उसके बाद ज़कात आपने माइनस की तो क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। ये स्टेप पे अभी तक यहाँ कोई चेंज नहीं आई। इसका शेयर फ्रॉम एओपी था, ये देखिएगा शेयर फ्रॉम एओपी आपने ऐड कर दिया। ये चीज नहीं आई है सवाल में कि हमने शेयर फ्रॉम एओपी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो नई इनकम हमारे पास आ गई, टैक्सेबल इनकम
ये वाला दिस वन। अब देखिएगा, मैंने अभी आपको बात की है कि असल में टैक्सेबल इनकम ये वाली, असल टैक्सेबल इनकम ये वाली है, ये एग्जेम्प्ट इनकम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उस टैक्स को इस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। दोबारा सुन लें, इसका जो टैक्स आएगा, इस अमाउंट का जो टैक्स आएगा उसको इस अमाउंट पे ऐड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। चलते हैं आगे, टैक्स लायबिलिटी आ गई 3.6 मिलियन। 3.6 मिलियन को कैसे करेंगे आप एग्जाम में, टैक्स ऑन 370,000 प्लस 25% ऑफ द अमाउंट 3.67, ये टैक्स रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होंगे। एक्सीडिंग अमाउंट 3 मिलियन, तो आपका ये टैक्स आ गया। लेकिन मैंने बताया कि अब आपका ये टैक्स नहीं होगा क्योंकि इसमें एग्जेम्प्ट इनकम शामिल है। तो आप क्या करेंगे, इस टैक्स को इसी की टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे असल वो जो इनकम नॉर्मल की थी, तो ये आपका टैक्स आ गया। ठीक है, और इसमें से आप क्या करेंगे, एडवांस टैक्स को माइनस करेंगे, तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो दो स्टेप मैंने आपको बताए कि यहाँ पर अब हमें नए मिले हैं। नंबर 1 कि हमारी इसमें शेयर फ्रॉम एओपी को ऐड किया गया और यहाँ पर जो टैक्स कैलकुलेट हुआ अब वो नॉर्मल नहीं कैलकुलेट हुआ बल्कि इस तरीके से कैलकुलेट हुआ। ये दो स्टेप्स आए, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6.2 को देखते हैं, इसको भी जरा एक नजर देख लें कि ये क्या कहते हैं। Mr. C has disclosed the following information: taxable capital gain on disposal of private company share आ गए, taxable other source income आ गई, share of profit from the firm इसमें खुद ही कैलकुलेट करके मिल गई आपको, ज़कात डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड, ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, आप खुद से कैलकुलेट करके इसको देख लीजिएगा। लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो कहता है जी सैलरी हमारे पास आ गई जी 2.8 मिलियन, कैपिटल गेन आ गया 300,000, फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम आ गई नॉट एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान। वैसे भी हम अज्यूम करते हैं अगर कुछ ना बताया गया तो ये रेजिडेंट पर्सन है। 300,000 टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री वो आ गया जी 27,000। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिलना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी ये खुद से हमें बता दिया गया। ठीक है, ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स बाय द बैंक ये हमारी टोटल इनकम में से लेस होगी। डोनेशन टू एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये भी हमारे पास क्रेडिट मिलेगा इसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन में दो क्रेडिट आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। टैक्स डिडक्टेड पेड एट सोर्स ये हमारा विदहोल्डिंग टैक्स आ गया। तो क्वेश्चन का वही स्टाइल होगा जैसे हम करते हैं। अभी इसको ना देखिएगा, मैं आगे आपको करवाता हूं। देखें, सबसे स्टेप 1 टोटल इनकम। स्टेप 1 क्या है, टोटल इनकम, ये नॉर्मल तरीके पे आप पहुंच गए। स्टेप 2 ज़कात माइनस की आपने तो टैक्सेबल इनकम तक आ गए, यहां तक कोई इशू नहीं है हमें, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन। नई चीज जो आ रही है वो है हमारी कि हमने इसमें ऐड किया शेयर फ्रॉम एओपी, वो हमने इसमें ऐड कर दिया और उसी तरह जब ऐड किया तो हमारी फिर कैलकुलेशन कैसे होगी ये। अब इसके बाद बाकी सारा हमारा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ठीक है, उसको आपने कैलकुलेट करना है और डोनेशन को आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ एक चीज है, ये आज तक पेपर में आई नहीं, ये बाद में आपको मैं कभी समझाऊंगा कि यहाँ पर उन्होंने जो इनकम ली है ये शेयर फ्रॉम एओपी वाली इनकम ली हुई है। ठीक है, बहरहाल आपने अपने नॉर्मल तरीके से ही चलना है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा टाइम हो रहा है सर जी। सर व्हाट्सएप तक एक्सेस है तो मैंने मैसेज किया है, देख के क्लास में अनाउंसमेंट कर दें। मैं ना मोबाइल दूर, मेरा बेटा पड़ा हुआ है। सर असल में मैंने यही कहना था कि इनका 28 को टेस्ट है और हर बच्चा टेस्ट दे, अदरवाइज 500 फाइन होगा जो टेस्ट नहीं देगा।
जी बिल्कुल ठीक है, इनको जो है ना ये जो